नमस्कार के एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने हिंदी विषय के आगे जहां तक हम लोगों ने व्यंजन पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ा धीमे आएगी क्योंकि मेरी 2 दिन से थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन मैं आप लोगों का नुकसान नहीं चाहता हूं, तो इसलिए थोड़ा आराम मिला तो मैं आज आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ आगे उसके। तो देखिए, जैसा कि हमारा दूसरा आधार पे था, है ना, क्या था दूसरा आधार? वायु प्रवाह या श्वास निक्षेप के आधार पर व्यंजन के भेद, है ना। तो देखिए, इसका जो पहला भेद है, ठीक है, उसका नाम है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राणों की संख्या होती है 19 अर्थात 19। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, वायु प्रवाह कम प्रयोग की जाए। ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे जो वायु प्रवाह है, ठीक है, उसको कम उपयोग किया जाए, कम वायु में उसको बोला जाए या उच्चारित किया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण, है ना। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। अब जो ये 19 वर्ण होते हैं अल्प प्राण में, ये अल्प प्राण 19 वर्ण कौन कौन से होते हैं, है ना। तो देखते हैं। मैंने आपको बताया था 5 वर्ग बताए थे, है ना। का वर्ग बताया था, चा वर्ग बताया था, है ना, टा वर्ग बताया था, ता वर्ग बताया था और पा वर्ग बताया था। ये मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे। ठीक है, तो इन्हीं 5 वर्गों में से जो आपका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, है ना, और 5वां वर्ण, ये जो ठीक है, मतलब का वर्ग में से आपका आता है का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, तो आपके ये जो 5 वर्ण लिखे हैं आपके सामने, इसमें से आपका पहला वर्ण हो गया ये, है ना। फिर क्या है बेटा? तीसरा वर्ण हो गया ये आपका। फिर क्या बताया मैंने आपको? 5वां वर्ण, तो 5वां वर्ण हो गया ये। अर्थात कहने का ये है कि जो आपका का वर्ग है, इसका प्रथम वर्ण अर्थात का, तृतीय वर्ण अर्थात गा और 5वां वर्ण अर्थात अंगा। ठीक है, और इनके साथ साथ, किसके साथ साथ? 1, 3, 5 के साथ साथ जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बताया था मैंने पिछले वीडियो में, बताया था आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में, पूरा डिस्क्राइब किया था मैंने, एक एक वर्ड समझाया था कि कौन का वर्ण होता है, कहाँ से उच्चारित किया जाता है, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हर एक चीज के बारे में मैंने बताया था। तो अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला और वा। अर्थात यार से लव हुआ, कहाँ से हुआ? अंदर से हुआ। अंतस्थ वर्ण बताए थे मैंने आपको, तो ये, ठीक है, 4 वर्ण ये हो गए आपके, और 1, 3, 5, ठीक है, ये जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय अर्थात और 5वां वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन, ये सभी वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब इसी का देखिए दूसरा क्या है? महाप्राण। ठीक है, क्या है? महाप्राण। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14 अर्थात 14। ठीक है, ये महाप्राण जो व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने में, ठीक, क्या है? जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने में हमारी वायु प्रवाह अधिक प्रयोग की जाए। ठीक, क्या है?
जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने में हमारी वायु प्रवाह अधिक उपयोग की जाए, अधिक उपयोग की जाए, ठीक है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। अब ये 14 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वही है, ये आपके 5 वर्ग हैं, ठीक है। और इनके, ठीक है, जैसे का वर्ग का का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। फिर क्या बताया था, चा, छा, जा, झा, इया, है ना। जो बताए थे मैंने आपको, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 अक्षरों में से देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, अर्थात दूसरा, ये हो गया आपका दूसरा और चौथा, तो 1 2 3 चौथा घा, ठीक है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो आपका महाप्राण होगा। इसके साथ साथ सभी ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं, तो बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको, अंतस्थ व्यंजन के साथ बताया था ऊष्म व्यंजन, अर्थात तालव्यशा, मूर्धन्यशा, दंतशा और हा कंठ, ठीक है। तो ये आपके सभी ऊष्म व्यंजन जो होते हैं 4, इनके साथ साथ आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, नोट में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि पहले देखते हैं कि क्या है, ठीक है, नोट बताते हैं बाद में। ये आपके जो 5 वर्ग हैं, ठीक, ये जो आपके 5 वर्ग हैं, इनका जो अंतिम अक्षर होगा, ये 5वां, इनको कहते हैं पंचमाक्षर, है ना, पंचमाक्षर मतलब 5वां अक्षर, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, पंचमाक्षर। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से सॉरी, इनमें से कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, क्या पंचमाक्षर है। आपको ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन खा, बी ऑप्शन झा, सी ऑप्शन या और डी ऑप्शन सभी, है ना। ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, टीईटी में, कोई भी टीईटी परीक्षा हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है ना। तो देखिए कौन सा होगा, बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। तो मैंने क्या बताया है साथियों, कि जितने भी आपके 5 अक्षर होंगे, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट अपना, क्या, नाद के आधार पर, है ना, नाद के आधार पर व्यंजन के कितने भाग किए गए थे या कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। देखिए ये जो आपके नाद के आधार पर है ना, नाद के आधार पर जो आपका वर्गीकरण है उसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला आपका है सघोष या घोष, है ना, क्या है, सघोष या घोष। इनकी संख्या बेटा 31 अर्थात 31 होती है। कितनी होती है, 31 होती है, ठीक है। अब देखिए सघोष वर्ण होते क्या हैं, तो इन वर्णों को, है ना, इन वर्णों को उच्चारित करने में हमारी जो हकार ध्वनि होती है या झंकार, ठीक है, ये उत्पन्न होती है। एक यानी जो हमारी इन वर्णों को बोलने में उच्चारित करने में जो हमारी हकार झंकार होती है, ये ध्वनि जो होती है ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये होते कौन है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, है ना बेटा, क्या है साथियों, आपके जो 5 वर्ग में बताए थे, है ना, 5 वर्ग बताए थे, का वर्ग,
चा वर्ग और टा वर्ग और आपका ता वर्ग। देखिए मुझे थोड़ा तबीयत डाउन, इसलिए मैं धीमे बोल रहा हूँ, कुछ समझ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैंने जो आपको 5 वर्ग बताए थे बेटा, इनके जो आपके तीसरा, चतुर्थ और पंचम वर्ण होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके सभी अंतस्थ व्यंजन जितने होंगे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन अर्थात य र ला वा, ठीक है, य र ला वा, ठीक है, ये अपने अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होंगे, और इसके साथ जितने आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, इनको मिलाकर, ठीक है, ये आपके सभी सघोष और या घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे का वर्ग में आप आइए तो का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, अंगा तो मैंने क्या बताया आपको बेटा, 3, 4, 5 अर्थात तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तृतीय, ठीक है, देखिए समझ से देखिए, ध्यान से देखिए, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये जो आपके वर्ण होंगे, ठीक है, ये आपके सघोष या घोष वर्ण होंगे। और इन्हीं तीनों के साथ साथ आपके जितने अंतस्थ व्यंजन होंगे, क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होंगे, वो भी आपके घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी का देखिए दूसरा अघोष वर्ण होते हैं, बस इसका झंकार ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें नहीं होती है। देखिए झंकार उत्पन्न ना हो उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ये प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरा, ये पहला हो गया आपका बेटा, है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इन दोनों को उठा के ले आइए आप यहाँ, ये ले आए हम उठा के। ठीक है, और क्या है इनके साथ, ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन पूरे नहीं है, पूर्ण रूप से ऊष्म नहीं है, इसमें आपका हा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका हा नहीं है, अर्थात तालव्य हलंत, मूर्धन्य हलंत, ठीक है, और दंत हलंत, ये वर्ण भी आपके होंगे। कौन से, का मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण के साथ साथ आपके ये वर्ण होंगे। ठीक है, वही आपको कहलाएंगे क्या, अघोष, है ना, अघोष। बस इतनी सी तो बात थी। तो देखिए आपका 4 नंबर पे था, उच्चारण स्थल के आधार पर व्यंजन के भेद। तो इसके आधार पर आपके होते हैं 9 भेद होते हैं। ठीक है, पहला देखिए कंठ, ठीक है, अर्थात हमारे कंठ से, है ना, ठीक है, ये हो गया आपका कंठ, ठीक है, ये हो गया आपका ताल, ये हो गया आपका मूर्धा, ये हो गया आपका ओष्ठ, ठीक है, ये हो गया आपका दंत। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये जो आपका कंठ है ना, कंठ है, मतलब पहला जो आपका है कंठ। देखिए कंठ से ये तो बोले जाते हैं, तो का वर्ग के हैं इतने, है ना, का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके का वर्ग के भी हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ये का वर्ग है, वो आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, किससे, कंठ से बोला जाता है। तो बस आपको कितना याद करना है कि आ छोटा आ, बड़ा आ और हा। ठीक है, मैंने आपको हा ही बताया था ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में बताया था मैंने कि ये हा है, वो आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो आपको कंठ में कितना याद करना है कि का वर्ग, का वर्ग के साथ साथ छोटा आ, बड़ा आ और ऊष्म व्यंजन का हा, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए साथियों, तालव्य है, तालु, है ना, देखिए
तालु है जो आपका, देखिए चा छा जा झा या, अर्थात आपका जो चा वर्ग है, ठीक है, चा वर्ग के साथ साथ आपका ई और या और श, ठीक है, ये आपके जो वर्ण है ई और पूरा चा वर्ग और या और स, ठीक है, ये आपके जो वर्ण है ये आपके तालु से बोले जाते हैं, ठीक है, तालब से बोले जाते हैं। तो आपका यहाँ देखिए कंठ हो गया, तालु हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखिए साथियों, मूर्धा, ठीक है, क्या है मूर्धा, अर्थात मूर्धन, है ना, मूर्धन, ये तालब, है ना। तो देखिए मूर्धा अर्थात टावर, देखिए टा ठा डा ढ इणा, अर्थात आपका पूरा टा वर्ग के साथ रे, ठीक, और र और श, ठीक है, ये आपके जो वर्ण है, ये जो आपके वर्ण हैं ये सभी आपके मूर्धन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दंत, है ना, क्या है दंत। तो दंत में आपको पता होगा, है ना, पता होगा क्या, दंत में क्या था आपका ता वर्ग आता है ना, ता वर्ग। तो देखिए ता था दा धा और ना, है ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, और इनके मतलब किसके, ता वर्ग के साथ साथ आपको ल और श भी याद करना होगा, ठीक है। जो आपके ल और श है ये भी आपके दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका बेटा है मूर्धा हो गया और दंत हो गया। अब बचा क्या आपका ओष्ठ, है ना, ओष्ठ बचा। तो ओष्ठ देखिए, ओष्ठ में देखिए, है ना, ओष्ठ में आपका पा वर्ग आता है ना, पूरा पा वर्ग, पा फा बा भा मा, ठीक है, मतलब पूरा पा वर्ग, और पा वर्ग के साथ साथ अपना उ, है ना, उ, ठीक है, मतलब ओष्ठ से बोले जाएंगे वर्ण वो आपके पूरे पा वर्ग होंगे और उ होंगे, मतलब आपका ओष्ठ भी हो गया। मतलब आपके ये 5 हो गए। अब कितने बचे, 4 बचे, क्योंकि मैंने बताया है आपको कितने होते हैं, 9 होते हैं, जिसमें से 5 हो गए, बचे कितने शेष 4। तो उन शेष चारों को भी देखते हैं। चारों को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कंठ तालब, है ना, कंठ तालब अर्थात कंठ और कंठ प्लस तालु, मतलब जो, है ना, जो वर्ण कंठ के साथ साथ तालु की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालब या कंठ तालु सब वर्ण कहते हैं। जैसे ए और ऐ, ठीक है, ए और ऐ। अब कंठ तालब ए और ऐ कैसे हुए, देखिए ये जो आपका बनता है ना, ये जो आपका बनता है किससे बनता है, छोटा आ और छोटी ई बनता है कि नहीं बनता है, किससे बनता है, छोटा आ और छोटी ई। तो आपका जो छोटा आ है बेटा वो आपका कंठ है। देखिए ध्यान से, छोटा आ जो आपका है वो कंठ है, और जो मैंने छोटी ई बताया है आपको वो आपका क्या है, ई तालु है। मतलब कंठ तालु से बना कि नहीं बना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंठ तालब भी कहते हैं। एक बार और देखिए, जो आपका ये आय वर्ण है ना, आय वर्ण है, ये आपका छोटा आ या बड़ा, है ना, प्लस छोटी ई या बड़ी, है ना। अब देखिए आपका जो बड़ा आ है वो किस में है, आपका कंठ में है, ठीक है। वो जो आपकी बड़ी ई है या छोटी ई है वो किस में है, आपके तालु में है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो ए और ऐ वर्ण है ना, वो आपका कंठ तालब दोनों की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए हम उसे कंठ तालब भी कहते हैं। अब देखिए कंठोष्ठ, देखिए कंठ ओष्ठ, मतलब जो वर्ण कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाए, ठीक है, उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ और औ,
जैसा कि मैंने आपको यहाँ कंठ तालब में वर्गीकरण करके बताया, संधि करके बताया है ए आए, इसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिए। ठीक है, ओ और आओ को कर लीजिए, वो आपके हो जाएंगे क्या, कंठ ओष्ठ हो जाएंगे। अब देखिए दंतोष्ठ, दंतोष्ठ आपका होता है ओ आ। ठीक है, तो दंत और ओठों की सहायता से बोला जाए वर्ण वो दंतोष्ठ होता है, जो कि सिर्फ ओ आ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नासिक। अब नासिक को आप क्या कह सकते हैं नासिक को आप क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर है ना, प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है, और इसी पंचमा अक्षर को हम नासिक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होगा, है ना, जो आपका अंतिम अक्षर होगा प्रत्येक वर्ग का, मतलब कावर चावर टावर तावर पावर क्या, जो आपका अंतिम अक्षर होगा उनको हम पंचमा अक्षर भी कहेंगे, नासिक भी कहेंगे, है ना, नासिक भी कहेंगे। आपसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि, है ना, कि काकल्य क्या होता है ना, कि काकल्य क्या होता है बेटा। तो देखिए ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूछा जाता है प्रश्नों में। तो आपके जो काकल्य वर्ण होते हैं वो दो वर्ण होते हैं, एक हा होता है और एक विसर्ग होता है। ठीक है, हा होता है और विसर्ग वाला आहा होता है। ये आपके क्या है, ये क्या है, आपके काकल्य वर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, काकल्य वर्ण होते हैं। और देखिए एक और देखिए एक्स्ट्रा आपको देता हूँ देखते हैं संयुक्त व्यंजन देखते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो एक लाइन में समझिए, है ना, कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो दो विजातीय, है ना, दो विजातीय अर्थात असमान, ठीक है, समान नहीं होना चाहिए उनको, क्या, समान नहीं होना चाहिए, मतलब दो ऐसे व्यंजन वर्ण होने चाहिए जो एक दूसरे से भिन्न हो, अलग हो। ठीक है, अलग जाति अलग बिरादरी के होना चाहिए, है ना, मतलब दो असमान व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाला हमारा जो वर्ण होगा, है ना, वही हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए छत, देखिए आधा का और मूर्धन श से बना हुआ है, छत्र हो गया। त्रग देखिए आधा ता हलंत लगा है ना, हलंत का मतलब होता है कि वो वर्ण आधा प्रस्तुत किया गया है। ठीक, जिया देखिए, है ना, हम लोग कहते हैं ज्ञा, लेकिन होता है जिया, आधा जा और यहाँ से बना हुआ है। श देखिए आपका तालब सा आधा और रा से बना गया है। ठीक है, यही आपके चार जो वर्ण है आपके सामने लिखे हैं, यही आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। मैंने आपको अयोग वाहिद बता ही दिया था पहले ही, शायद एक बार और देख लीजिए। अयोग वाहिद आपके जो होते हैं वो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, इन्हें हम अयोग वाय कहते हैं। इनको ऐसे भी लिख दीजिए या ऐसे, मतलब अकेला लिखना अच्छा नहीं लगता है, मतलब इनको ऐसे लिख देते हैं, मतलब अनुस्वार इसे कहते हैं, अनुस्वार, है ना बेटा, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और इसे कहते हैं क्या, विसर्ग, है ना, विसर्ग कहते हैं। और इसको आप जानते ही होंगे, मैंने बताया भी है, किसको, इसको, है ना, इसको किसी को कहते हैं, आगत कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। तो हमारा लगभग है ना वर्ण विचार खत्म होता है ना, खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में, शब्द विचार शुरू करेंगे, है ना, शब्द विचार शुरू करेंगे कि शब्द क्या है, कहाँ से आया है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और इसके जो भेद होते हैं, कितने आधारों पर इसको विभाजित किया गया है, मतलब शब्द के बारे में, है ना बेटा, क्या, शब्द के बारे में हम लोग
निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जो आपके स्तर की चीज होगी, है ना, मतलब मैंने बोल दिया निम्न से उच्च स्तर तक, लेकिन जो आपके स्तर की चीज होगी यानी टेट, सीटेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम के लेवल की चीज होगी, है ना, उसको हम लोग इसमें अगले वीडियो में शब्द के अंतर्गत हर चीज का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल सार्क एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ और भी आपके सहपाठी, है ना, सहयोगी और कक्षा मित्र जो भी हो, है ना, वो सभी हमारे सार्क एजुकेशन पॉइंट से अध्ययन कर सके। ठीक है, आप हमारी हेल्प कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।